नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सेकंड के अंतर्गत कोड 2001 जो है उसमें डिटरमिनेंट्स की तैयारी करनी है। अभी ये वीडियो नंबर 12 है। इसके पहले जो 2 वीडियो थे उसमें मैंने आपको डिटरमिनेंट्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती है 7 प्रॉपर्टीज़ उसके बारे में विस्तार से बताया था। और इस वीडियो में आज जो 12वां है मैं उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आधारित प्रश्न जो आपकी 2 बुक्स में हैं, बुक 1 और बुक 2, उन दोनों में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं और उनका एक क्वेश्चन का बैंक बनाया है और कैटेगरी वाइज क्वेश्चन को मैंने लिया है। आसान क्वेश्चन पहले, कठिन बाद में और कठिन बाद में। तो उसी श्रृंखला में आज मैंने आपके लिए इस वीडियो में 7 प्रश्न लिए हैं, दोनों बुक्स में से हैं। और आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं होगा, कोई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आज पहला वीडियो है आफ्टर प्रॉपर्टीज़। तो मैं चाहूँगा कि आज आप पूरे मन से इसको समझें और उसके बाद अगली वीडियो में जब आपको अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। तो शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें ये है लिखा हुआ, बिना प्रसार किए यानी विदाउट एक्सपांडिंग निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन 4 पेज 34 पर है, बुक 2 का। इसमें देखिए 3 बाई 3 की एक सारणी है जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। अब देखिए इसको कैसे करें, ध्यान से देखेंगे आप अगर तो देखिए ये जो अंक आपको नज़र आ रहे हैं, 16 में से 13 घटाया 3, 17 में 14 घटाया 3, 18 में से 15 घटाया 3। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि C2 की जगह C2 माइनस C1। देखिए मैंने आपको ऑपरेशन करना सिखाया था। हम C2 को बदल रहे हैं, C1 का सारा ले रहे हैं। जिसको बदल रहे हैं ना वो C2 है, इसका मतलब C1 C3 नहीं बदल रहे हैं। तो जिनको नहीं बदल रहे हैं उनको पहले लिख दो ताकि बाद में कोई गलती से तो 13, 14, 15, 19, 20, 21 और C2 की जगह C2 माइनस C1 यानी 16 में 13 गया तो 3, 17 में 14 गया तो 3 और 18 में 15 गया तो 3। इस तरह से। अब आप देखिए ध्यान से अगर, तो मैं 19 में से अगर 13 घटाऊँ तो 6 बचता है, 20 में से 14 घटाऊँ तो 6 बचता है, 21 में से 15 घटाऊँ तो भी 6 बचता है। तो इस बार मैं C3 की जगह C3 माइनस C1 करने जा रहा हूँ। किसको बदल रहा हूँ? C3 को। तो जिनको नहीं बदल रहा हूँ उनको पहले लिख लूँ, 13, 14, 15, 3, 3, 3, 19 से 13 गए तो 6, इधर भी 6, इधर भी 6। ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से अगर, क्योंकि मुझको कम जगह में ज़्यादा सवाल करना है इसलिए मुझे इस प्रकार से व्यवस्था करनी पड़ रही है। अब आप अगर देखें ध्यान से तो ये जो तीसरा कॉलम है, अगर मैं इसमें से 2 बार निकालूं यानी कि इसको 6 की जगह 6/2 करके 3 कर दूं तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने इस 6 में से 2 बार निकाला है। तो अपन एक प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, उसके बेस पे ये काम कर सकते हैं। तो 13, 14, 15, 3, 3, 3। चूँकि मैंने 2 बार निकाला ना, ये भी अब 3, 3, 3 हो गया। याद कीजिए मैंने आपको कहा था अगर किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से गुणा करें तो वह सारणिक जो होती है उसकी वैल्यू भी उस कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाती है। यहाँ देखिएगा 2 को जब मैं गुणा करूँगा इन सब से तो ये 6, 6, 6 आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है ये बिल्कुल सर्वसम है, आइडेंटिकल है।
तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2 गुणा 0, क्योंकि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। 2 रोज या 2 कॉलम अगर सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। 2 इंटू 0 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। ये इसका आंसर आ गया। अब करते हैं अगला। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 1 है, पेज 33 पर, बुक नंबर 1 का। अच्छे अच्छे प्रश्न लिए मैंने, छोटे छोटे, बिल्कुल समझने के हिसाब से। एक बार इनको जब समझ लेंगे ना तो आगे बड़े क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब करें कैसे इनको? आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है उसमें अगर मैं इस रो के अंदर इन दोनों रोज को जोड़ दूँ, ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 1, जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 हो जाएगा। और जैसे ही मैं उसको कॉमन लूँगा तो 1 1 1 हो जाएगा। और ये 1 1 1 पहले से ही है, 2 रो आइडेंटिकल हो जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। मौखिक क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। मैं रो 1 की जगह, ये रो 1 है ना, इसकी जगह रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर रहा हूँ। इन तीनों रोज को जोड़ रहा हूँ। तो एक्स वाई जेड 1, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ पर भी वाई जेड एक्स 1, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। ये आपके जेड एक्स वाई 1 1 1। हमने एक्चुअली इसको 0 प्रूव करना है कि हमने LHS लिया इसका, हमने LHS लेके किया इसको। क्या किया हमने? R1 की जगह पे मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3, रो 1 की जगह रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अब मैंने क्या किया, इस रो में से ये चूँकि सभी एलिमेंट्स एक जैसे हैं ना, मैं कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैंने x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 को कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया, सबका भाग लगेगा, तो ये 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। यहाँ लिख लेते हैं, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 कॉमन फ्रॉम R1। अब देखिए ये R1 और R3 आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, 1 1 1 1 1 1। जब 2 रोज आइडेंटिकल होती है तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ये प्रॉपर्टी है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इंटू 0। क्यों? सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सर्वसम है, और 0 को गुणा करेंगे इससे तो 0 ही आएगा। और ये राइट हैंड साइड है, henceforth। उसमें तुमको वैल्यू पता करनी थी, 0 आई थी, उसमें हमको 0 को प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपके लिए छाँट कर क्वेश्चन लिए है जो आसान है और बहुत आपको हेल्प मिलेगी इनको समझ के आगे कुछ करने से। और आप उसमें मैं क्या करूँ आपको, आप एक बार अगर खुद ही करने बैठ जाएंगे तो खुद ही अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को पहले जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो पहले करने चाहिए। ये मैंने एग्जाम्पल 4 लिया है, पेज 29 बुक 2 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिना प्रसार के मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ आपको एक बात बताना मैं उचित समझूंगा कि एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log x टू द बेस y इज इक्वल टू log x अपॉन log y होता है।
अच्छा बेस कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, आप बेस चाहो तो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो। 1 नहीं, 1 तो कभी लोग लेते नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम इसको बेसलेस रख देते हैं, क्योंकि जो बेस यहाँ होगी वो बेस यहाँ होगी। इसे अपन कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। लॉग एक्स बेस वाई था, तो ये लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई होता है, ये फार्मूला है लॉग के अंदर, इसको आप याद रखें। अब यही बात हम यहाँ लगा देंगे इसके अंदर, तो 1 तो ये 1 ही है, इसको लिखा जाएगा लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स, इसे लिखा जाएगा लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स, इसे लिखा जाएगा लॉग एक्स बेस वाई को लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, ये तो 1 ही है। ये लॉग जेड बेस वाई है ना, तो लॉग जेड अपॉन लॉग वाई हो जाएगा। अब ये लॉग एक्स बेस जेड है, तो लॉग एक्स अपॉन लॉग जेड, लॉग वाई बेस जेड, तो लॉग वाई अपॉन लॉग जेड, और ये 1 ही है। ठीक है, तो अब आप देखें इसको अगर ध्यान से, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए अगर मैं पहली रो, आप देखेंगे पहली रो के अंदर जो ये तो 1 है, और इन दोनों के अंदर जो डिनोमिनेटर है उसमें लॉग एक्स आ रहा है। दूसरी रो में डिनोमिनेटर में लॉग वाई आ रहा है, उनको छोड़ के, और तीसरी रो में डिनोमिनेटर में हर में लॉग जेड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहली रो को तो लॉग एक्स से गुणा कर देंगे। अब जब किसी को गुणा करते हैं तो वापस उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भाग भी लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये समझ लीजिएगा कि पहली रो को हर एलिमेंट को लॉग एक्स से गुणा कर दिया, और जिससे गुणा किया उससे मैंने बाहर डिवाइड भी कर दिया। यहाँ लॉग वाई से गुणा करेंगे हर एलिमेंट को, तो लॉग वाई से भाग देना पड़ेगा, और यहाँ लॉग जेड से गुणा करेंगे तो लॉग जेड का भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 1 अपॉन लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा मैंने इसलिए किया कि जब मैं इस पहली रो के सभी एलिमेंट्स को लॉग एक्स से गुणा करूँगा, तो ये 1 इंटू लॉग एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और इसको जब गुणा करेंगे लॉग एक्स से लॉग एक्स कट जाएगा तो लॉग वाई, और ये लॉग एक्स कट जाएगा तो लॉग जेड हो गया। अब मैंने जब इसको लॉग एक्स से गुणा किया तो मुझे लॉग एक्स से भाग देना पड़ेगा ना, वो मैंने बार भाग दे दिया। अब यहाँ लॉग वाई से गुणा करेंगे तो लॉग वाई से भाग देना पड़ेगा, जो मैंने पहले दे दी। अब लॉग वाई से गुणा करेंगे तो ये देखिए लॉग एक्स, क्योंकि लॉग वाई कट जाएगा, गुणा लॉग वाई से कर रहे हैं तो लॉग वाई, और लॉग वाई से कट जाएगा तो लॉग जेड। यहाँ लॉग जेड से गुणा करेंगे तो लॉग जेड से भाग लगा दिए, पहले से गुणा कर दिए, लॉग जेड कट जाएगा, लॉग एक्स लॉग वाई, क्योंकि लॉग जेड कट गया ना, और लॉग जेड से गुणा कर रहे तो लॉग जेड आएगा। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई सी 2 रो आइडेंटिकल हो तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, तीनों आइडेंटिकल है। हालांकि ये अगर कुछ और भी होता तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हो गई। हमें इन 3 में से 2 रो चाहिए थी आइडेंटिकल, यहाँ तीनों आइडेंटिकल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 1 अपॉन लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, और ये 0 हो गया, क्योंकि रोज आर आइडेंटिकल 2 रोज होनी चाहिए, तीनों आइडेंटिकल है, और 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज 0, एंड इट इज द आंसर। ये इसका आंसर है। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये
क्वेश्चन 4 पेज 64 पर है, बुक 2 का है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर बी है। अब बी जो किताब में आप देखेंगे पता पड़ जाएगा। मैं इसको निकाल देता हूँ, आंसर क्या आएगा। देखिए 3x3 की सारणिक है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर मैं इस कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाऊँ, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाऊँ तो ए तो कट जाएंगे। 2b से 1b गया 1b, 3b से 2b गया 1b, 5b से 4b गया 1b, ये बच जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कॉलम, देखिए अभी मैंने कॉलम 2 को चेंज किया है, मैंने कॉलम 2 को चेंज किया है कॉलम 1 की सहायता से। जो चीज़ चेंज होती है उसका यूज़ उसी स्टेप में आप नहीं कर सकते, अगले स्टेप में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपके पहला जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही लगभग हो गया, ऐसा ही हो गया ये। देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। a + b, a + 2b, a + 4b। हमने इस कॉलम में से ये कॉलम घटाना है, तो a + 2b से a + b घटाएंगे तो a से तो कट जाएगा, 2b में से 1b गया तो 1b रह जाएगा। फिर a + 3b से घटाएंगे तो ये 1b रह जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 1b रह जाएगा। हाँ, अभी हमने सहायता किसकी ली है, C1 की, तो C1 बदला नहीं है, तो हम इसके अंदर भी ये काम कर सकते हैं। यानी कि अब हम C3 में से भी C1 घटा सकते हैं। तो a + 3b में से a + b घटेगा तो 2b बच जाएगा। यहाँ भी a कट जाएगा, 4b मैंने 2b, 2b हो जाएगा, और 6b मैंने 4b, 2b हो जाएगा। यानी मैंने 2 ऑपरेशन एक साथ किए हैं। मैंने C2 की जगह पे C2 - C1 किया है, और C3 की जगह पर भी C3 - C1 ही किया है। ध्यान देना, कुछ स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, C3 की जगह C3 - C2 कर देते हैं, जो नहीं कर सकते। चूँकि हमने C2 को चेंज किया है तो C2 बदल गया, C2 के एलिमेंट चेंज हो गए। जब एलिमेंट चेंज हो जाए तो ये कैसे मान सकते हैं, ये ध्यान देना। हाँ, लेकिन जिसकी आप हेल्प लेते हैं उसकी हेल्प एक की जगह 2 बार ले सकते हैं। मैंने इसकी C1 की हेल्प 2 बार ली, एक बार तो C2 में C1 घटाया, एक बार C3 में C1 घटाया। अब क्या करेंगे भाई, अब बहुत आसान सी चीज़ है। बहुत आसान से कैसे हो गई, देखिए 2 तरीके हैं। या तो मैं आपसे कहूँ कि इसमें से 2 कॉमन ले लो, थर्ड कॉलम में से 2 बार आ जाएगा, फिर ये बी रह जाएगा, ये बी है, 2 कॉलम आइडेंटिकल, 0 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है कि इस सेकंड कॉलम में से मैं बी कॉमन ले लूँ, 1 1 1, और थर्ड में से 2 भी कॉमन ले लूँ, 1 1 1, फिर ये दोनों आइडेंटिकल, 0। लेकिन पहले वाला तरीका ठीक है, मैं 2 ही कॉमन ले लेता हूँ। किसमें से, थर्ड कॉलम में से। तो a + b, a + 2b, a + 4b, b मैंने 2 कॉमन लिया है तो b। क्या लिखेंगे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3। और अब ये हो गया 2 × 0 क्यों, क्योंकि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और 2 × 0 तो आप जानते हैं 0 ही होता है। ये आंसर है, और बुक के अंदर ये आंसर जो है बी है। देखिएगा मैंने यहाँ पे ये 2 कॉमन लिया था ना, ये बी रह गया, और ये C2 C3 आइडेंटिकल होने से 0 हो गई वैल्यू डिटरमिनेंट की। ये डिटरमिनेंट 0 होती, 2 × 0 0 हो गया, जो कि हमारा आंसर है। इस तरह से आपको मैंने 4 क्वेश्चन अब तक कर दिए हैं। अब 5वां करने जा रहे हैं अपन। देखिए ये 5वां क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, पेज 67 बुक 2 का। ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। तो जब कभी आपको एक सीक्वेंस देखते हैं A - B, B - C, C - A, तो इनको जोड़ते ही 0 हो जाएगा।
जैसे हम इन सबको अगर जोड़ दें तो प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए साइक्लिक ऑर्डर चक्रीय क्रम है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा। ये भी एक चक्रीय क्रम है, साइक्लिक ऑर्डर, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। तो बहुत सिंपल सा हो गया कि हमें क्या करना है, इस कॉलम में इन दो कॉलम को जोड़ना है। जोड़ते ही ये आपस जुड़ जाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, जैसे ही मैं इस कॉलम के अंदर ये दो कॉलम जोड़ूंगा, यानी कि C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 करूंगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्यों, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये भी जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये भी जीरो हो जाएगा, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। वो ऐसे कैसे रहेंगे, बी माइनस सी, वाई माइनस जेड, क्यू माइनस आर, सी माइनस ए, जेड माइनस एक्स, आर माइनस पी। ऐसा कैसा आया कि C1 की जगह मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3 किया, और अब आप देख रहे हैं ये कॉमन, ये जो कॉलम नंबर 1 है इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो ये जीरो हो जाएगी, बिकॉज all the elements of C1 are जीरो। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 1 है पेज 40 पर, बुक 1, और इसका आंसर बी है जो बुक में आपको मिल जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके समझाता हूँ। अब ये क्वेश्चन करूँ उसके पहले मुझे आपको कुछ बातें बतानी पड़ेगी। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आया करता है आपके जो फर्स्ट टर्म में चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें कि 1 जो होता है यूनिट यानी कि इकाई, उसके 3 क्यूब रूट होते हैं। देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1। एक के 3 क्यूब रूट्स होते हैं। वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं 1 ओमेगा स्क्वायर को जोड़ूं हमेशा जीरो आता है, और अगर ओमेगा क्यूब करूं तो 1 आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। कभी आप अगर चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना के इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप ये याद रख लें कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा, इसको डब्ल्यू नहीं बोलना, ओमेगा बोलना है। ये ऐसे लिखते हैं इसको, यू ओमेगा। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1, एंड ये इसके 2 रिलेशन हैं। अब हम क्या करें कि इसको हम सॉल्व कर पाएँ, यानी हम अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लाते हैं तो जीरो हो जाएगा, जो यहाँ दिख रहा है मेरे को। अगर मैं इस कॉलम के अंदर ये और ये कॉलम जोड़ दूँ तो 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 यानी कि 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा यानी कि 1 ओमेगा स्क्वायर। तो देख कितना आसान हो गया। मैंने कॉलम 1 की जगह कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करना है, तो इन सब को जोड़ेंगे, यानी इसमें ये दोनों जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर 1 कहो या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को, एक ही बात है। ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को, एक ही बात है। बाकी वैसे लिख दें, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ये भाई कैसे आया कि मैंने C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। अब आप अगर देखें ध्यान से तो इसकी वैल्यू तो जीरो होती है। देखिए ये रहा जीरो, तो ये 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1
1 ओमेगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ये हम जानते हैं। और इसमें फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C1 are 0 and it is the answer। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो ओमेगा पर आधारित है, और मैं आपको बता चुका हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बाकी जो पिछले की उनसे, इसलिए मैं पूरे एक पेज पर इसी को करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला काम तो क्या करेंगे कि चूँकि ओमेगा क्यू 1 होता है, तो जहाँ ओमेगा क्यू 1 लिख देते हैं, यानी कि 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक है, ये काम हमने पहले किया। अब क्या है कि हमें इसको कुछ प्रॉपर्टीज लगाकर खोलना पड़ेगा। कैसे करें? बहुत आसान है। देखिए, आपसे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ आपको कि वैसे तो शून्य जो आता है कभी परीक्षा में तो बड़ा बुरा लगता है कि शून्य आ गया, लेकिन डिटरमिनेंट के सवाल में जब शून्य जितने ज़्यादा आएंगे ना, उतने वो प्रश्न आसान बन जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालने में बहुत आसानी होगी। और शून्य कैसे लाएं? जितने ज़्यादा शून्य आएंगे उतना वो बाद में सॉल्व करने में इजी बन जाएगा। यहाँ देखिएगा, अगर मैं इस 1 में से ये 1 घटाऊँ तो शून्य आ जाएगा, इस 1 में से 1 घटाऊँ तो शून्य यहाँ हो जाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं करने जा रहा हूँ C1 की जगह पे C1 माइनस C2, यानी कि इस कॉलम की जगह पर इसमें से घटा के लिखूँगा। किसको चेंज किया मैंने? C1 को। बाकी तो मैंने चेंज नहीं किया, बाकी का मैंने सारा लिया है। तो बाकी के एलिमेंट्स पहले लिख दो आप, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा। ध्यान दीजिए, आप जिस कॉलम को या जिस रो को चेंज करते हैं वही चेंज होगा, बाकी तो चेंज होंगे नहीं, बाकी तो आप सारा ले रहे हो ना, एज इट इज लिखे जाएंगे। अब C1 की जगह C1 माइनस C2, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 0, इसमें से घटाएंगे तो 0, और इसमें से घटाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो गया। अब देखिए और 0 कैसे आएगा? अच्छा, एक और बात है कि जो आपने बड़ी मेहनत से 0 प्राप्त किया है वो 0 रहना चाहिए, कुछ और 0 आ जाए तो अच्छी बात है। यहाँ अगर मैंने C1 के अंदर C2 जोड़ दिया तो ये 0 आपके फिर 1 बन जाएंगे। मुझे तो इन दो एक को काम लेके 0 लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, ये जो R1 है ना, R1, इसमें से R2 घटा देंगे। जब मैं R1 में से R2 घटाऊँगा तो 0 घटेगा, 0 आएगा, कोई फर्क पड़ा नहीं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, R1 की जगह पर R1 माइनस R2 कर रहा हूँ। देखिए, मैंने R1 को बदला है, R2 R3 नहीं बदला है। तो जो नहीं बदल रहा है उसको पहले लिख दो, R2 R3 को। तो 0 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1, और R1 की जगह R1 माइनस R2, यानी 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, और ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा गया तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब आप देखिएगा, फर्स्ट रो के अंदर भी आपके 2 0 आ गए, फर्स्ट कॉलम में भी 2 0 आ गए। तो ज़्यादा लोग करना उचित नहीं है। अब इसको मैं एक्सपांड कर देते हैं।
किससे एक्सपांड करें? हम फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं, जिसे मर्जी करो। चलो हम फर्स्ट रो से कर देते हैं। तो एक्सपांडिंग along R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपांड कर रहे हैं। देखिए पहले तो जीरो आएगा। अब जीरो मल्टीप्लाई पे कुछ भी करे जीरो होना तो लिखना ही नहीं है, फिर जीरो ही आएगा। मल्टीप्लाई पे कुछ भी करे जीरो आएगा, यानी हमें ये दो जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आएगा उसको जब गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा। अच्छा, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है, तीसरी रो है, तीसरा कॉलम है। आपने इस जीरो को लिया तो ये पहले रो और पहले कॉलम का है, यानी एक और एक दो, दो होता है इवन तो प्लस में। तो ये अगर ये प्लस में आएगा तो फिर ये माइनस में आएगा, फिर वापस ये प्लस में ही आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब ये जो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है, ये किस रो में आ रहा है? फर्स्ट रो में। किस कॉलम में आ रहा है? थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को भूल जाओ, क्या बचा? 0 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो देखिएगा ये लिया था ना मैंने, ये 0 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ओमेगा। अब हम इसकी वैल्यू बड़ी आराम से पता कर सकते हैं। देखिए कैसे। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा कैसे गुणा करेंगे? पहले इसको गुणा करेंगे ना, 0 इंटू ओमेगा तो 0 ही होता है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा को 1 से गुणा करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ही तो आएगा। ब्रैकेट का ध्यान रखना है आपको। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, तो प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। कुछ नहीं, अब खोलना है इसको, ब्रैकेट खोलना है। तो पहले ओमेगा स्क्वायर का गुणा कर देते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर से, फिर माइनस ओमेगा को गुणा कर देते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर से। ये तो ब्रैकेट खोलना आसान है ना। खोलो ब्रैकेट को, तो ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा 4 को मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कह सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये 1 और 1 2 हो गया, और ये 1 इंटू ओमेगा हो गया, और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए, जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा ना, तो ये -1 हो जाएगा। तो 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3 इसका आंसर आ गया। तो आज आपके लिए मैंने इस वीडियो में 7 प्रश्न हल किए हैं। आसान है, ये 7 प्रश्न मैंने आसान लिए हैं, और अब अगर आप इनको बेस मानकर अपने मर्ज़ी से कुछ सॉल्व एग्जाम्पल, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे तो मुझे आशा है कि आपको ये जो सारणी के मान ज्ञात करने के बेस पे सारणी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको ध्यान रखकर जितने भी सवाल हैं आप कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। वैसे मैं अगले कम से कम 3 वीडियो इसमें जो बनाऊँगा वो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे आपके। मैंने करीबन 35 क्वेश्चन छाटे हैं, आज आपको मैंने 7 कराए। अगले वीडियोस में और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। अगर कोई भी समस्या आएगी तो वीडियो आपको मेरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।